तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। तो वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो कल हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसक्रे को हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पे कल की चीज़ को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है वो कैसे रिलेटेड है जलियांवाला बाग मैसक्रे से, या पहले रॉलेट एक्ट ही बता दो। तो रॉलेट एक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। चलो हम लोग सिंक्रोनाइज, अगर आप बोल सकते हो कि आप स्टार्टिंग किधर से करी थी, हमने वर्ल्ड वॉर से की थी। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है रॉलेट एक्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब इंग्लैंड के लोग या ब्रिटिशर्स हमारे वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो इंडिया को एक तरीके से रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए, ये क्रांतिकारी चीजें इंडिया में ना हो, इसलिए उन्होंने एक तरीके का उस टाइम पे भी एक्ट पास किया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक्ट क्या था, वही चीज थी कि नॉर्मली कोई भी अगर किसी भी तरीके की क्रांतिकारी काम करेगा या रेवोल्यूशनरी काम करेगा तो उसको डायरेक्टली जो पुलिस है उठाकर ले जाएगी और उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, सीधे उसको जेल में पटक दिया जाएगा। ठीक है, उसके पास कोई भी ऐसा हक नहीं होगा कि जाके वो क्या कर सके, जो वो जज के सामने पेश हो या कोर्ट एक तरीके से उसको निर्णय सुनाएगी, ये चीज को बाईपास कर दिया गया था। ठीक है, तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी लगभग हमको रॉलेट एक्ट वाली चीजें देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमने नॉर्मल चीज यही देखी थी कि इंग्लैंड वाले लोगों ने या ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रेवोल्यूशन ज्यादा ना हो या क्रांतिकारी चीजें इधर यहाँ पे ज्यादा ना हो, इसलिए इस एक्ट को पास किया था। ठीक है, इस एक्ट को पास करने का एक इंडिया के मतलब जितने भी बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने एक ही तरीके से इसकी मंजूरी दी थी कि इंग्लैंड वालों ने ये चीज कहा था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन यही रखी थी, जब भी लीडर्स जो थे और वो लोग एग्री हुए थे इस तरीके के एक्ट के लिए। तो लगभग हमारी अगर वॉर की बात करें तो 1918 में ये खत्म हो गई थी। ठीक है, और 1918 में अगर इसको खत्म किया गया था तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर मतलब सितंबर तक अगर आप देखो तो सितंबर 1980 तक इसको क्या कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है, पर खत्म ना करके उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक कमिटी बनाते हैं, एक तरीके की हो सकता है कमीशन बनाई जाती है। वो कमीशन क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कि इस एक्ट का होना जरूरी है या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस एक्ट को बोल सकते हैं कि खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, हम लोग जिसको किस नाम से जानते हैं, सेडिशन कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सेडिशन कमेटी का काम क्या था, तो ये कमेटी जो बोल सकते हो कि लगभग सितंबर के बाद में मतलब कि अक्टूबर 1918 के टाइम पे बन चुकी थी। क्लियर हो गया, तो सेशन बोल सकते हैं कि इसको सितंबर या अक्टूबर के बाद में बोल सकते हो कि अक्टूबर 1918 में इस कमीशन का क्या हो गया था, गठन हो गया था। इस कमीशन का काम क्या था कि अब वो पूरे के पूरे इंडिया में जाके देखेगी या इंडिया में जाके पता करेगी कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की अभी क्या हालत है, क्या लोग अभी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करना चाहते हैं, क्या क्रांतिकारी काम अभी भी इंडिया में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ लोग हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन में एक तरीके से इन्वॉल्व है, तो इस सारी चीजों का पता करना किसका काम था, इस सेडिशन कमेटी का काम था। और हमको पता था कि ये सेडिशन कमेटी जो है उसके हेड का नाम कौन था, कौन इसको लीड कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो सिडनी रॉलेट ने इसका मतलब नेतृत्व करा था और उसको लीड कर रहे थे, और यही चीज पूरी की पूरी इंडिया में चल रही थी। पर लगभग बोल सकते हो कि इसी कहानी को हम आगे लेके जाएं तो फरवरी 1919 में लगभग क्या हुआ, लगभग ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि गांधी जी को लगभग ऐसा पता चलने लगा कि क्या होने वाला है, इस एक्ट को खत्म नहीं करने वाले हैं वो लोग। इस एक्ट को लगभग क्या बोलने वाले कि इस एक्ट को खत्म ना करके वो 2 साल के लिए और बढ़ाने वाले। इसलिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने क्या किस चीज को फॉर्म किया, एक तरीके का सत्याग्रह सभा बनाई उन्होंने। क्या बनाई उन्होंने, सत्याग्रह सभा नाम की एक तरीके की कमेटी बनाई। किसने बनाई, गांधी जी ने बनाई। और इस सभा में किन किन लोगों को जोड़ा गया, जो भी यंग इंडियंस थे या नए नए लोग थे, जो बोल सकते कि जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे या पार्टी को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोग इस सभा में थे। और साथ में उस टाइम पे एक और मूवमेंट चल रहा था जिसको हम लोग किस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, होम रूल मूवमेंट।
तो होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट चला रही थी पूरे इंडिया में, उस तरीके वो मूवमेंट या वो आंदोलन भी चल रहा था, और उस आंदोलन में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसमें पार्टिसिपेट किया था? सत्याग्रह सभा में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हो गया ये कहानी की पूरी चीज कैसे चल रही थी। तो हम लोग स्टार्टिंग करें तो रॉलेट एक्ट को बोल सकते खत्म करने, या बोल सकते कि इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी का गठन अक्टूबर 1918 में हो गया था, और लगभग उन्होंने 6-4 महीने जब काम किया, और 4 महीने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी थी कि इसको वो खत्म करने वाले नहीं है, इस एक्ट को वो क्या करेंगे 2 साल और बढ़ाने वाले। रीजन क्या दिया था इस कमेटी ने कि अभी जो क्रांतिकारी आंदोलन है लोगों के अंदर दबे हुए, मतलब कि ये जो मूवमेंट्स है, ये आंदोलन है, वो दबे दबाए हैं, पर एकदम से जब उनको मौका मिलेगा, एकदम से जब ये एक्ट को हटाया जाएगा तो एकदम से राइज हमको देखने को मिलेगा चीज में। ठीक है, तो कोई भी अब हम लोग अगर नॉर्मल वेज में भी समझो तो कोई भी चीज पे अगर आप लिमिट लगा दोगे और लिमिट लगाने के बाद एकदम से उस चीज को हटाओगे तो लोगों के अंदर क्या होगा? आक्रोश जमेगा, जगेगा कि नहीं जगेगा? और आक्रोश जमेगा। अब जब कोई इस तरीके का एक्ट नहीं है तो लोग उस तरीके की चीजें करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए उनको पता था कि ये एक्ट को अभी खत्म करना नहीं चाहिए और 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देना चाहिए। जब इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया और चीजें लोगों को पता हुई कि इस एक्ट में होने क्या वाला है, तो लगभग वो चीजें तो होने ही वाली है, पर लोगों का जो बोल सकते हैं हक है, जो फंडामेंटल राइट है, वो भी छीन लिया जाएगा। तो मैंने कैसे बताया था आपको कैसे फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीने जाएंगे इस एक्ट के थ्रू। सबसे पहली चीज रॉलेट एक्ट है, तो रॉलेट एक्ट में क्या होगा? अगर किसी भी तरीके का किसी पे शक हुआ, कैसा शक हुआ कि अगर वो कोई भी क्रांतिकारी काम कर रहा है या क्रांतिकारी में पार्ट भी ले रहा है, अगर कोई सभा हो रही है और सभा में जाके या कोई रैली हो रही है उसमें जाके नॉर्मली खड़ा भी हो गया ना, थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया, तो भी पुलिस उसको जाके क्या कर देगी? गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार कर लिया, अब क्या होगा? उसको डायरेक्टली कहां पटक दिया जाएगा? जेल में। और उसका कोई ट्रायल होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऐसी तरीके की उसके पास राइट नहीं है कि उसको कोर्ट में मतलब हाजिर किया जाए और कोर्ट में जज डिसाइड करे कि उसने मतलब क्राइम किया है या नहीं किया। इस चीज को सीधा का सीधा बाईपास करके उन्होंने बोल सकते हो कि फास्ट फॉरवर्ड एक तरीके से एक टेक्निक निकाली थी, जिसमें डायरेक्टली किसी पे शक हुआ या किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसको पकड़ा, सीधा जेल में डाल दिया। और कितने साल तक डाल सकते थे वो लोग? 2 साल तक। कि 2 साल तक किसी को भी वो एक बोल सकते कि एक चार्ज में, कौन सा चार्ज लगता था लोगों के ऊपर? सेडिशन चार्जेस लगते थे। जैसे कि अगर कोई भी तरीके का इंसान अगर अरेस्ट किया जाता है तो उस पर कोई चार्ज रहते हैं, तभी उसी की बेसिस पे उस पर बोल सकते हैं कि उसको घर से उठाया जाता है। तो घर पे तो वो बिना वारंट के घुस ही सकते थे, घुसने के साथ साथ उसको उठा के भी ला सकते थे, और उठाने के बाद सीधा किस में पटक सकते थे? जेल में। और जेल में पटकने के बाद उस पर कैसे चार्जेस लगते थे? सेडिशन चार्जेस। सेडिशन चार्जेस मतलब कि राजद्रोह का एक तरीके से जुर्म लगता था, और इस मतलब कि जुर्म में किसी को भी एक तरीके से बोल सकते हैं हक नहीं होता है, या बोल सकते हैं कि उन्होंने राइट नहीं दी थी कि हम लोग कोर्ट में उसको शामिल करें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे चल रही थी, तो लोगों के जो हक हैं वो एकदम से एक तरीके से क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। कैसे हक? कि वो इंसान अपने हिसाब से कहीं भी घूम फिर नहीं सकता, कि अगर बोल सकता है कि कहीं भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्योंकि अगर इस तरीके का एक्ट आप चलाओगे तो कोई भी इंसान एक तरीके से डरेगा ना कहीं भी जाने के लिए, कि उसको क्या पता कि कहीं कोई मूवमेंट चल रहा हो, गलती से वो वहां से गुजर रहा हो, वो गुजरते ही लोगों को अगर मतलब ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि ये इंसान वहां से गुजरा था या वहां पे खड़ा था, तो डायरेक्टली ब्रिटिश पुलिसमैन क्या करेंगे? उसको उठा के ले आएंगे। तो लोगों का एक तरीके से हक खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इंसान अपने मन से घूम फिर भी नहीं सकता, और दूसरी चीज की कुछ बोल भी नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मतलब कि एक तरीके से छीन लिया गया था, कि कोई भी किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर गलत कुछ बोल देगा तो गलत बोलने के कारण उसके ऊपर कौन से चार्जेस लग सकते हैं? सेडिशन चार्जेस लग सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं, कि घूम भी नहीं सकता और घूमने के साथ कुछ बोल भी नहीं सकता, और अगर बोल भी दिया तो उस पर वही सेम चार्जेस फिर से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के चार्जेस जो थे गांधी जी ने क्या समझे थे? गांधी जी और सारे कांग्रेस लीडर्स को पता था कि ये एक्ट इंडिया की भलाई के लिए नहीं बनाया गया। अगर इस तरीके के एक्ट को अगर पास कर लिया गया या एक तरीके का एक्ट पास हो गया तो लोगों की फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगी, और फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगी फिर डेमोक्रेसी मतलब कि एक तरीके से कुछ मतलब बचेगा ही नहीं लोगों का, कि ना ही लोग अपने हिसाब से घूम पा रहे हैं ना कुछ बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके का ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहना कोई मतलब का नहीं है। तो ये एक्ट एक तरीके से गांधी जी ने इस एक्ट को क्या बताया था? ब्लैक एक्ट के नाम से बताया था, या बोल सकते हैं कि नो दलील, नो अपील, नो वकील के नाम से भी इस मतलब एक्ट को जाना जाता है, कि आपको ना ही कोई वकील दिया जाएगा, ना ही कोई अपील होगी और ना ही कोई दलील होगी। ठीक है, तो इस एक्ट को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अगर रॉलेट एक्ट देखो, ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नो दलील, नो अपील, नो वकील के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस तरीके की चीजों को गांधी जी या कांग्रेस लीडर्स को पता था कि ये एक्ट के पास होने से लोगों की जो बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्वतंत्रता है या लिबर्टी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने इस एक्ट को पास करने से मना किया गया था। फिर भी उनको पता था कि लगभग इस एक्ट को पास करने वाले हैं वो लोग। तो फरवरी 1919 में ही उन्होंने एक सभा बना ली थी जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, सत्याग्रह सभा। और ये सभा क्यों बनाई थी कि जो भी एक्ट पास होने वाला है उस एक्ट को पास करने के लिए वो एक तरीके के सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज कर सके, जिसको वो लोग किस सत्याग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो जब फरवरी बोल सकते हैं कि हमारी सत्याग्रह सभा हुई, तो भी हम लोगों ने देखा कि लगभग मार्च में 21 मार्च 1919 में इस एक्ट को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब ये चीज जब पास होगी तो लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लोगों ने मतलब बोल सकते गांधी जी ने सत्याग्रह सभा तो बना के रखी थी और अलग अलग जगह पे लोग क्या कर रहे थे, उसी चीज को लीड कर रहे थे। कोई पंजाब में अलग तरीके से लोग लीड कर रहे थे, महाराष्ट्र में कोई और लीड कर रहा था, अहमदाबाद में बोल सकते गांधी जी लीड कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें उस टाइम पे चल रही थी। तो अब जो रॉलेट एक्ट है वो हम बोल सकते हैं जलियांवाला बाग मैसक्रे से कैसे रिलेटेड है, ये चीज समझ में यहाँ तक? अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि जब मार्च में इसको पास कर दिया गया तो लोग खुश होंगे या गुस्सा होंगे? गुस्सा ही होंगे ना। कि अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बोल सकते हैं कि सत्याग्रह सभा को देखा जो कि 1919 में कब फरवरी में फॉर्म हो गई थी। और लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे इस एक्ट से लड़ने के लिए। तो वहीं पे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में आते हैं, तो पंजाब में एक तरीके का इवेंट हमको उस टाइम पे देखने को मिला। क्या इवेंट देखने को मिला? अभी मैं जलियांवाला बाग मैसक्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि जलियांवाला बाग मैसक्रे हुआ क्यों था। ठीक है, तो पंजाब में भी लोग अपनी अपनी तरफ से रॉलेट एक्ट के खिलाफ या रॉलेट सत्याग्रह में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। वहां के दो बोल सकते पर्सन के नाम है। ठीक है, दो पर्सन कौन कौन से, जिनको वो कांग्रेस लीडर मतलब कांग्रेस के थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था इस तरीके की कोई बोल सकते चीज करने के लिए। कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताओ सभी पहले। दो लोगों के नाम बताओ सभी। ठीक है, तो दो लोगों ने बताया। दो लोगों के नाम कौन से जो पंजाब से बोल सकते हैं कांग्रेस की तरफ से इस सत्याग्रह को चला रहे थे? तो एक है हमारे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, और दूसरे कौन से, डॉक्टर सत्यपाल। तो ये दोनों कौन से पार्टी को या कांग्रेस किसकी तरफ से मतलब सत्याग्रह को कर रहे थे? तो कांग्रेस के एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे। और ये दोनों क्या कर रहे थे, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और इनको क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पुलिसमैन ने इनको क्या कर दिया था, अरेस्ट करके ले गए थे। ठीक है, सेम चार्ज में इनको उठा के लेके चले गए थे। और इस चार्ज के कारण जो बोल सकते हैं कि पंजाब के लोग थे वो क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे एक तरीके से। वो भी उनके खिलाफ मतलब कि बोल सकते हैं कि ये पंजाब के दो मेन लीडर थे कांग्रेस के, जिनको बोल सकते हैं कि सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स भी इन्हीं को देखकर चलते थे। और लोग भी इन्हीं को देख के सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब इन दोनों लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया जाएगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा लोगों के अंदर? तो लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो क्या फैलता जा रहा था जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट जब करा गया तो एक टाइम पे बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बैसाखी का टाइम था। ठीक है, तो 13 अप्रैल की बात करें 1919 में, तो लोगों ने क्या करा, एक तरीके से मीटिंग बुलाई। ठीक है, कितनी तारीख को बुलाई, 13 अप्रैल 1919 में, जो सैफुद्दीन बोल सकते हैं कि खुशबू और सत्यपाल जिनको अरेस्ट किया गया था उनके खिलाफ में बोल सकते हैं कि आंदोलन करने के लिए, एक तरीके से बात करने के लिए एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? हमारे जलियांवाला बाग मैसक्रे में। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वो एक तरीके से लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे, पर दोनों चीजें, कुछ लोग जो थे उस बाग में बैसाखी बनाने के लिए आए थे, क्योंकि 13 अप्रैल को वो लोग क्या करते हैं, जो पंजाब के लोग हैं वो बैसाखी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, वैसाखी वहां पे मनाई जाती है, तो उस बाग में वैसाखी का मेला भी लगा था। और साथ में एक तरीके से बोलते कुछ लोगों ने मीटिंग करने का भी सोचा था। ये चीज क्लियर हो गई? तो जब इस बाग में इस तरीके की चीजें चल रही थी, और एक बोल सकते कि जनरल था जिसका नाम क्या था, जनरल डायर।
ठीक है, नाम अच्छे से याद रखना, आगे और भी आएगा। तो जो जनरल डायर था, जिसको रेनेगेड डायर के नाम से जाना जाता है, जनरल डायर को पता चला कि उस ग्राउंड में या उस बाग में एक तरीके से मीटिंग होने वाली है, जो लोग हैं वो वहां पे जाके एक तरीके से स्ट्राइक करने वाले, हड़ताल करने वाले, इस तरीके की चीजें उसको पता चली। ठीक है, जब उसको पता चली तो उसने क्या बोला, इसने क्या कमांड करा कि सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स को, सॉरी कि पुलिसमैन को लेके उस बाग को उनने चारों तरफ से घेर लिया। तो बोल सकते हैं कि एक एंट्री गेट था और एक एग्जिट गेट था, वो दोनों के दोनों गेट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद सारे के सारे पुलिसमैन जो थे वो अंदर घुस गए और जितने भी लोग थे उनको चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और उस टाइम पे बेसिकली अगर जनरल डायर चाहता तो लोगों को एक तरीके से क्या कर सकता था, मतलब कि बोल के बता सकता था कि भैया ये चीज आप नहीं करनी चाहिए, पर उसको एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करना था। ठीक है, क्यों सेट करना था, क्योंकि पंजाब में ये चीज भी समझो कि ये सब चीजों के साथ साथ एक और चीज चल रही थी। जब सैफुद्दीन मतलब कि हमारे खिचवू और सत्यपाल को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो उस टाइम पे पंजाब में एक तरीके से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ गए थे, और उस मूवमेंट को दबाने के लिए पंजाब में कौन सा लॉ लग गया था, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ठीक है, अब ये कहानी कब की बता रहा हूं मैं, जलियांवाला बाग मैस्क्रे होने से 1-2 दिन के पहले की। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो टाइमलाइन के हिसाब से देखो तो जो आपके सैफुद्दीन खिचबू और जो सत्यपाल है, लगभग उनको 7 अप्रैल के आसपास में क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। किस टाइम पे कर लिया गया था, अरेस्ट करा गया था 7 अप्रैल के टाइम पे। तो जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो अरेस्ट के टाइम पे लोग एकदम से गुस्सा हो गए थे और पंजाब में ज्यादा हड़कंप बच रहा था। तो हड़कंप को बचाने के लिए पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ पास किया था, मार्शल लॉ पास किया था। मार्शल लॉ को अभी के टाइम पे आप लोग देखो तो धारा 144 के बारे में जानते हो, सेक्शन 144 जानते हो। तो सेक्शन 144 में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो वही था मार्शल लॉ। ठीक है, तो मार्शल लॉ कहां पर पास किया गया था, पंजाब में पास किया गया था कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको लगभग बोल सकते हो कि 10 अप्रैल के आसपास पास कर दिया गया था। ठीक है, तो 10 अप्रैल में मार्शल लॉ पास हुआ और उसी के बाद 13 अप्रैल को लोगों ने जलियांवाला बाग मैस्क्रे में एक तरीके से मीटिंग करने की कोशिश की। मेला भी लग रहा था और मेला के साथ साथ क्या हो रही थी, वहां पे मीटिंग भी हो रही थी। जब जनरल डायर को पता चला कि एक तो मतलब बोल सकते कि हमने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करके रखा है पंजाब में, तो लोगों को हक नहीं है कि इस तरीके से लोग इकट्ठा हो सके, ना ही वो मेला मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते थे। हम मेला के साथ साथ बोल सकते कि किसी भी तरीके की मीटिंग वहां पे होनी ही नहीं चाहिए थी। तो लोग कैसे वहां पर एक तरीके से मीटअप हो गए, लोग कैसे वहां पे इकट्ठे हो गए, इस चीज का बुरा या इस चीज का गुस्सा किसको आया, जनरल डायर को आया। तो जनरल डायर ने उसको एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसने क्या करा, दोनों उस बाग को मतलब कि जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर के दोनों एग्जिट और एंट्री गेट्स को क्या कर दिया, पहले तो पैक कर दिया और अपने मतलब पुलिस मैन को अंदर भेज के उनके एक तरीके से फिर जब अंदर पहुंचे तो उसके पास ऑप्शन था लोगों को बताने के लिए, बरवाली बात हो सकती थी ना, लोगों को बताया जा सकता था, बोल सकता था मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है या कौन मेले में घूमने आया, तो इस तरीके की चीजें वहां पे बात करी जा सकती थी। पर उसने इस चीज के बारे में नहीं सुना और बेसिकली अपने जो भी ऑफिसर्स थे उनको क्या बोला, एक कमांड दिया ओपन फायर का। तो ये कोई भी एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं था, पर उसने इस तरीके का जो कमांड दी वो अभी तक की बोल सकते हैं कि हिस्ट्री की सबसे बेकार मतलब मैस्क्रे के नाम से जाना जाता है या ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो हमारे इंडिया का सबसे ब्लैक डे था कि हमारे इंडिया के लोगों को बिना कोई गलती के उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया था। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मतलब बोल सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर शामिल थे या ऐसे लोग थे कि जो कांग्रेस या वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ रहे हैं, वहां पे बड़े भी थे, बच्चे भी थे, मतलब महिलाएं भी थी और कुछ ऐसे लोग थे कि जो को बिल्कुल उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बात मतलब कि इंडिया के हिस्ट्री के लिए सबसे ब्लैक डे। और अभी भी अगर आप देखो तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो 2000 अभी 17 या 20 मतलब 19-20 की बात है, जब वहां के पीएम आए थे यूके के, तो जलियांवाला बाग उन्होंने क्या करा था, विजिट किया था और उसके लिए वो अभी भी माफी मांगते हैं। बहुत से जो पीएम है आज के टाइम पे जो हम जो मतलब यूके के देखने को मिलता है, तो उस इवेंट के लिए वो अभी भी माफी मांगते हैं कि जो जलियांवाला बाग मैस्क्रे में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, क्योंकि वो भी मानते कि ये भैया बहुत बड़ा डिजास्टर था, ये नहीं होना चाहिए था। एक मतलब किसी का भी हक नहीं होता, कोई भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए आप ओपन फायर का एक तरीके से ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, हमको पता चली जलियांवाला बाग मैस्क्रे में। तो रॉलेट एक्ट से हमारा जलियांवाला बाग मैस्क्रे कैसे रिलेटेड है ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखी, रॉलेट एक्ट पास हुआ
रॉलेट एक्ट पास होने के टाइम पे हमको देखने को मिला एक तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी और सत्याग्रह सभा में लोग शामिल थे। शामिल होने के साथ साथ लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। वहीं पे हम पंजाब पे आते हैं तो पंजाब में दो लोग थे जो कि इस सत्याग्रह को पार्टिसिपेट कर रहे थे या बड़े लेवल पे कर रहे थे। तो दो लोग कौन कौन से थे? सैफुद्दीन किचलू और हमारे सत्यपाल। जब इन दोनों लोगों ने कोशिश की कि हम मतलब कि इस सत्याग्रह को बड़ा बनाए, तो उसी टाइम पे कांग्रेस के पुलिसमैन ने इन लोगों को क्या कर दिया? पकड़ लिया। और लोगों ने जब इनको पकड़ लिया गया तो लोगों के अंदर आक्रोश था, गुस्सा था। तो एक तरीके से कुछ तरीके से मूवमेंट करने की कोशिश की। उस मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में कौन सा लॉ पास कर दिया? मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ मतलब कि एक तरीके से धारा 144 जो हम आज के टाइम पे जानते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। उसी जब ये लॉ पास कर लिया गया तो लगभग इस लॉ के बाद में लोगों ने एक तरीके से जलियांवाला बाग मैसक्रे में बोल सकते हैं कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। तो कुछ लोग थे जो कि मीटिंग करने के लिए आए थे, पर कुछ लोग उस मेले में मेला को और मतलब कि मजे करने के लिए आए थे, या बैसाखी का मेला मतलब कि एक तरीके से एंजॉय करने के लिए आए थे। ठीक है। उस मेले में बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बड़े लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो सारे के सारे लोग उस बाग में इकट्ठे थे। जनरल डायर को जब पता चला कि सभी लोग जो पंजाब के लोग हैं या अमृतसर के जो लोग हैं वो मार्शल लॉ के खिलाफ में जा रहे हैं, मार्शल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे वो अंदर घुस के उन्होंने अपने जो भी ऑफिसर थे उन लोगों को ओपन फायर का सीधा कमांड दिया था। और उन्होंने बिना सोचे समझे जितने भी लोग वहां पे थे सभी लोगों पे ओपन फायर किया था। ठीक है। और उस टाइम पे अगर आप देखो तो आज के टाइम पे भी आप जलियांवाला बाग मैसक्रे में जाओगे तो लिटरली आज भी आपको दीवारों पे मतलब बंदूक के निशान देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो लोग जितने भी थे, बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए, वहां पे कुआं था उस मेले में, मतलब उस बाग में, कुछ लोग उसके अंदर भी कूद के अपनी जान दे दी थी। तो बहुत बोल सकते हैं बहुत बड़ा हत्याकांड था, एक तरीके से बहुत बड़ा डिजास्टर था, मैंने आपको जैसे बताया। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जलियांवाला बाग मैसक्रे के बारे में हम लोगों ने समझी। ठीक है। तो फिर गांधी जी ने इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि आगे एक्ट को पास किया था, पर अभी हम लोग जलियांवाला बाग मैसक्रे के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। रॉलेट एक्ट समझ में आया, जलियांवाला बाग मैसक्रे समझ में आया, मार्शल लॉ समझ में आया, पंजाब वाले रीजन में ये सारी चीजें हो रही थी ये समझ में आया। तो क्वेश्चन लगा ले अब लोग हम लोग। तो कल वाले हम लोगों ने सारी की सारी चीजें देखी ली थी आपकी रॉलेट एक्ट से रिलेटेड। अब जलियांवाला बाग मैसक्रे से रिलेटेड देखो। पहली चीज क्या बोल के रखिए? द मैसेकर ऑफ द क्राउड ऑफ जलियांवाला बाग, ये चीज हो गई थी ना, जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस। तो ये जो इवेंट था, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग की भीड़ का नरसंहार किस दिन हुआ था? ठीक है। तो इस डेट के बारे में आपको बताया था, अप्रैल 13 1919। क्लियर हो गया? तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ लार्ज अनआर्म्ड क्राउड gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar at April 13 1919 to protest against the arrest of। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जो मतलब भीड़ किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुई थी? कौन दो लोग थे? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और हमारे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? ठीक है। तो किसके लिए इकट्ठे हुए थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड द सत्यपाल। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया who returned the knighthood conference on him by British government as a token of protest against the atrocities in the Punjab in 1990। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है। तो क्या बोला उन लोगों ने? 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई नाइटहुड, एक तरीके से उपाधि थी, जिसमें नाइटहुड में सर मतलब काउंट किया जाता था, एक तरीके से उपाधि दी गई थी सर की, लौटाने वाले भारतीय के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था? कौन थे जिन्होंने अपनी एक तरीके से जो टाइटल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उनको दिया था वो वापस कर दिया था? अब कोई बताएगा कि ये टाइटल
मतलब हमने आंसर देखा क्या है आपका आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको किसने दिया था, मतलब कि किस सेरेमनी में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? कोई वॉइस रॉय ने दिया था या कोई ने किंग ने दिया था? किसने दिया था ये रविंद्रनाथ टैगोर को? पता है किसी को? तो ये हम बोल सकते हैं किस ईयर में बोल सकते हैं नाइटहुड की उनको उपाधि मिली थी, तो 1915 में। ठीक है, 1915 में एक सेरेमनी हुई थी जिसमें किंग जॉर्ज फाइव, ठीक है, तो जो जो किंग जॉर्ज फाइव थे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, जिन्हों जिन्हों मतलब जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, जब ये एट्रोसिटी हुई, ये जब हत्याकांड हुआ, तो इसके बाद में उस उपाधि को क्या कर दिया था, उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो 1919 में उनको त्याग दिया गया था जब उनको इस बारे में पता चला था। ठीक है, तो अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात की तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से 3 बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? पहले ऐसे बोल सकते हैं कि भारतीय है, पहले ऐसे एशियन है, या पहले ऐसे नॉन यूरोपियन है जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी देखो तो नोबेल प्राइज किसने मतलब सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, 6 में दिया जाता है, और उनमें से हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको किस में दिया गया था, लिटरेचर में, और वो कौन सी बुक थी, गीतांजलि। तो ये चीज याद रखना कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है उनके नाम पे 3 रिकॉर्ड दर्ज है, कि पहले इंडियन, पहले एशियन और पहले नॉन यूरोपियन। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है किसकी फील्ड में, लिटरेचर में, और वो किताब कौन सी थी, गीतांजलि। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसक्रे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता को किसने इस्तीफा दे दिया था, किसने रिजाइन कर लिया था, कौन थे वो? ठीक है, तो कौन थे वो, शंकरन नायर। तो जो शंकरन नायर थे वो मतलब वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काम करते थे, उसी परिषद में काम करते थे, और जब ये बोल सकते कि हत्याकांड हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कौन कौन से इवेंट कब हुए थे, इसका क्रोनोलॉजिकल हमको सीक्वेंस बताना है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है लोगों को? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की अब सबसे पहले देखो, जलियांवाला बाग मैसक्रे तो पहले हुआ नहीं था, वो किसके कारण हुआ था, क्योंकि 2 लोगों को कैद कर लिया गया था, एक तो हमारे कौन से थे, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे हमारे सैफुद्दीन किशबू। तो पहले किसकी कैद होगी, हमारे सत्यपाल की कैद, जिसमें किशबू की हो सकते हैं। फिर इसके बाद कौन सा इवेंट हुआ हमारा, हमारा जलियांवाला बाग मैसक्रे हुआ, और इसके बाद में क्या हुआ हमारा, अमृतसर का कांग्रेस सेशन हुआ। ठीक है, तो पहले हमारा 213, तो 213 कहाँ है हमारा, ये फर्स्ट। क्लियर हो गया, तो इस तरीके के इवेंट्स को भी याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। तो यहाँ पे कैद पहले की गई थी, इसके बाद में ही जलियांवाला बाग में लोग जो इकट्ठे हुए थे वो किस लिए हुए थे, ये 2 लोगों की गिरफ्तारी के कारण। नेक्स्ट देखो, द हंटर कमिटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द, तो जो हम हंटर कमिटी थी उस हंटर समिति का नियुक्त क्यों किया गया था, किस घटना के बाद में किया गया था? ठीक है, तो अब जो जलियांवाला बाग मैसक्रे हुआ कि जनरल डायर ने ऑर्डर क्यों दिया, किस कारणवश दिया, इस चीज का एक तरीके से निर्णय या एक तरीके से पता लगाने के लिए कमीशन का फॉर्म हुआ था। उस कमीशन का नाम क्या था हमारा, हंटर कमीशन। ठीक है, तो ये हंटर कमीशन क्या करने वाली थी, जलियांवाला बाग में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी इवेंट हुआ है, किस कारण हुआ है, जनरल डायर ने इस तरीके का कमांड क्यों दिया, इसकी पूछताछ के लिए एक कमेटी का फॉर्म हुआ था। ठीक है, किसके कारण हुआ था हमारा, जलियांवाला बाग। और आखिरी में रिजल्ट क्या बताया था, इस हंटर कमेटी में क्या इंडिया के लोग शामिल थे या नहीं थे? 3 ऐसे इंडियंस थे जिन बोल सकते कि इस कमेटी में शामिल थे, पर आखिरी में इस कमेटी ने क्या आंसर बताया था, या किस किस निर्णय पे पहुंची थी ये? क्या आखिरी में जनरल डायर को उन्होंने कसूरवार ठहराया था या नहीं ठहराया था? क्या किया था उन लोग उसको,
कि बोल सकते हैं कि ऐसी नॉर्मल बोल दिया होगा कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी उसके सामने कि उसको ओपन फायर का एक तरीके से कमांड देना पड़ा। ठीक है, मान सकते हैं कि इस कमेटी में इंडिया के लोग भी शामिल थे, फिर भी होने के बावजूद भी बोल सकते हैं कि जो जनरल डायर था उसको एक तरीके से किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी गई थी। ठीक है, और इसी चीज का बुरा किसको लगा था? बोल सकते हैं पंजाब के एक इंसान था जिसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। अभी लेटेस्ट में मूवी भी हमको देखने को मिली थी जिसको हम लोग सरदार उधम सिंह के नाम से जानते हैं। तो उनको इस चीज का बदला लेना था कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी उस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी केस नहीं हुआ। बोल सकते हैं कि उस टाइम पे नहीं हुआ था, लगभग 20 साल के बाद हमको इस तरीके का बदला देखने को मिला था। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, जनरल डायर नेम इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो जो जनरल डायर है वो किस इवेंट से रिलेटेड है हमारे? अभी देखो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन करा था ना, हंटर कमेटी। तो एक तरीके से इस कमेटी का एक और नाम बता सकते हो कोई? बेसिकली जो हंटर कमेटी है वो एक तरीके से जो उसको लीड कर रहे थे जिनका नाम लॉर्ड विलियम हंटर था, उनके नाम पे की गई थी। तो उस कमेटी का ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने देखा ना, एक और ये क्वेश्चन एक बार मेरे दिमाग में आया कि जो हंटर कमेटी था उसका ओरिजिनल नेम क्या था। जैसे हम लोग रॉलेक्ट एक्ट को जानते हैं ना, तो रॉलेक्ट एक्ट का ओरिजिनल नेम क्या था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो वैसे ही हम लोग हंटर कमेटी की बात करें तो इस कमेटी का एक्चुअल नेम क्या था? किस नाम से बनाई गई थी ये कमेटी? बताओ सभी आंसर में। बताया किसी को? तो उसको किस नाम से बनाया गया था? बाद में इसको नाम से जाना जाता है, पर इसको नाम था डिसेबिलिटी इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, जब इसका गठन हुआ था तो गठन के टाइम पे इस कमेटी का नाम क्या था? डिसेबिलिटी इंक्वायरी कमेटी, जिसको हम लोग बाद में हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को किस ईयर में पास किया था? तो लगभग बोल सकते हैं कि मार्च 1920 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। ठीक है, इस कमेटी की जो मतलब डिसेबिलिटी इंक्वायरी कमेटी है, इसको हेड कौन थे हमारे? लॉर्ड विलियम हंटर। उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया था जिसको हम लोग हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जनरल डायर किस से एसोसिएटेड है, किस मतलब किस तरीके के हत्याकांड से रिलेटेड है? ठीक है, तो हम लोग देखें जलियांवाला बाग मैसक्रे में, क्योंकि इसी इंसान ने किस चीज का कमांड दिया था? ओपन फायर का कमांड देने वाला कौन इंसान था? तो जनरल डायर ही था। ठीक है, जनरल डायर के कारण ही वो इवेंट हुआ था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसक्रे। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मारा? क्या हो गया? किसने मारा? आंसर दो सभी, आंसर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ईयर भी बताना स्टार्ट कर दिया। तो किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। अब इसकी स्टोरी क्या है? जैसे हम लोगों ने भगत सिंह के बारे में देखा था कि भगत सिंह किसको, जेपी सोरेंदर को मारने के लिए गए थे, पर सोरेंदर की जगह उन्होंने किसको मार दिया था? जेम्स स्कॉट नाम के एक इंसान को मार दिया था। तो वैसे ही सरदार ऊधम सिंह की भी बात करते तो सरदार ऊधम सिंह जो थे वो किसके लिए मारने के लिए गए थे? जनरल डायर को मारने के लिए गए थे, पर गलती से उन्होंने किसको मार दिया? सर माइकल ओ डायर को मार दिया था। ठीक है, मारने को वो जनरल डायर को ही गए थे, पर जनरल डायर की जगह वो किसको मार के आ गए थे? माइकल ओ डायर को मार के आ गए थे। किस ईयर में उन्होंने मारा था? ठीक है, तो 1940 में वो अपने लिए मारने के लिए गए थे। ठीक है, अब यहां से आप लोग थोड़ा सा ऊधम सिंह के बारे में बताओ कि ऊधम सिंह से रिलेटेड हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता है? अगर आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में भी उसमें बहुत सारी चीजें बता के रखी है, या मूवी नहीं भी देखी
तो जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है वो मेन मेन चीजें बताओ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। या एक तरीके से चलो सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ कि हमारे जो सरदार ऊधम सिंह है उनका पूरा नाम किस नाम से जाना जाता है? पूरा नाम क्या है उनका, कि किस मतलब कि टाइटल के साथ उनका पूरा नाम लिया जाता है? कोई भी? देखो सबसे पहली चीज, अगर उनका पूरा नाम देखने को बोले तो उनको किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम सरदार ऊधम सिंह। ठीक है, तो जब वो शहीद हुए थे, स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग उन्होंने किस दिन उस जनरल डायर को मारा था? तो 13 मार्च को मारा था। ठीक है, 13 मार्च 1940 में उन्होंने उसको मारा था, और 31 जुलाई 1940 में उनको क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, किस दिन उन्होंने उसको मारा था? जनरल ओ डायर मतलब हमारे वो माइकल ओ डायर को, तो 13 मार्च 1940 में मारा था, और उनको फांसी की सजा किस दिन हो गई थी? 31 जुलाई 1940 में उनको फांसी हो गई थी, और फांसी के बाद में उनको इस तरीके की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इंडिया के लोगों ने उनको किस नाम की उपाधि दी थी? शहीद ए आजम सरदार ऊधम सिंह। ठीक है, मेन चीज हमने ये देखी, ऊधम सिंह का पूरा नाम क्या था, तो ये पूरा नाम याद रखना कि शहीद ए आजम सरदार ऊधम सिंह। आप मूवी देखोगे तो मूवी में भी एक दो जगह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है कि किस दिन मारा था, कब उनको हैंग किया गया था, कब उनको फांसी दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि 1924 में भी एक इवेंट होता है जो कि हमको ऊधम सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1924 ने ऊधम सिंह ने एक पार्टी को ज्वाइन किया था, उस पार्टी का नाम बताओ सभी। किस पार्टी को सरदार ऊधम सिंह ने 1924 में ज्वाइन किया था? ठीक है, तो लोगों ने आंसर दिए, पर अगर आप एक्चुअली उनकी टाइटल की नाम करो जो मोस्ट फेमस है वो यही है, शहीद आजम हमारे सरदार ऊधम सिंह। ठीक है, तो हम लोग पार्टी के बारे में देख रहे हैं, तो 1924 में हमारे सरदार ऊधम सिंह ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? ठीक है, किस कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये मेन इवेंट्स ऊधम सिंह से रिलेटेड याद रखना। उनका पहला पूरा नाम किस नाम से जाना जाता है, किस टाइटल के नाम से जाना जाता है, किस दिन उनको हैंग किया गया था, और हैंग करने के बाद अगर आप उनकी इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करो तो 1924 में उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक है, और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सरदार ऊधम सिंह थे वो किस पर्सनालिटी से या किस से प्रभावित थे, किस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, तो भगत सिंह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। किससे सब प्रभावित थे? भगत सिंह से। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, हुम डिड ऊधम सिंह किल इन लंदन? तो अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किसको मारा था, मारने किसके लिए गए थे वो लोग? जनरल डायर को, पर मार एक्चुअल में किसको आए थे वो? सर माइकल ओ डायर को मार के आ गए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, वरना आप जनरल डायर को लगा के आ जाओ कि एक्चुअली वो मारने के लिए उसी इंसान को गए थे जो कि जलियांवाला बाग मैस्करे का जिम्मेदार था, पर गलती से वो मार इस इंसान को आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे इन 1990? अभी हम लोग कमांडर की बात कर रहे थे, किसने ऑर्डर दिया था, पर उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आएगा आपको। किस इवेंट की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 1919 में हम लोगों ने एक्ट भी पढ़ा था जिसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हमारा रिफॉर्म। उस रिफॉर्म में वॉइसरॉय कौन था?
बाद वाला इंसान, स्टार्टिंग वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है, तो चेम्सफोर्ड के वो हमारा कौन हो जाएंगे, वॉइस रॉय हो जाएंगे। तो ये इवेंट याद रखना, ईयर थोड़ा सा आप याद रखोगे तो आपको अपने आप इस चीज के बारे में याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1990। ये जो एक्ट पास हुआ था, या जलियांवाला बाग मैस्करे, ये सारे के सारे जो इवेंट थे, वो किसके, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज नाम के इंसान वहां पे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? इंग्लैंड के या यूके के। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैस्करे वाज इंटरेस्टेड टू। कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसको सौंपा गया था? ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग कमेटी को फॉर्म किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिसेबल इंक्वायरी कमेटी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने भी इस, बोल सकते कि हत्याकांड के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो कांग्रेस की उस कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो उसकी कमेटी का जो बोल सकते हैं कि इंक्वायरी थी, वो किसने की थी? सी आर दास ने की थी। ठीक है, तो जो सी आर दास थे, उन्होंने इस कमेटी को बोल सकते हैं कि नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे, बोल सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैस्करे का आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से इवेंट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बाग का जब आप एंट्री मारोगे, इस तरीके का स्टैचू है। ठीक है, तो इस तरीके का बोल सकते हो कि ओपन फायर किया गया था। एक तरफ हमारे पुलिस वाले थे, पूरा एंट्री और एग्जिट को ढक दिया गया था, और एक तरफ पुलिस वाले खड़े थे ब्रिटिश, और एक तरफ हमारे जो लोग थे, ये पूरी की पूरी भीड़ थी, और उनके ऊपर ओपन फायर किया गया था। ठीक है, तो अगर आप आज के टाइम पे भी ये देखो, तो ये पूरा का पूरा ये पुराना स्ट्रक्चर है, 1919 के टाइम पे ये बना था। और आज के टाइम पे भी आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सामने वाले पोजीशन में था, कि यहाँ पे लोग खड़े हुए थे। तो जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स ने जो बंदूक चलाई थी, या जो बुलेट्स चलाई थी, वो बुलेट्स लिटरली हमको इन दीवारों पे अभी भी देखने को मिलती है, वो आर पार गई है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। बुलेट, ये यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बुलेट मार्क्स या गोलियों के निशान जो हमको उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई गया है अभी तक? तो कोई अगर अमृतसर जाओगे तो वहां पे जरूर विजिट करके आना, तो आपको एक्चुअली वहां पे एक्चुअल मतलब समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हत्याकांड या मैसेकर किया गया था। ठीक है, तो ये गोलियों के निशान है, ये देखे रखे हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ये बना के रखा है उन लोगों ने। ठीक है, तो यहीं पे हमारे जो क्वेश्चन थे जलियांवाला बाग मैस्करे से या रॉलेट एक्ट से रिलेटेड खत्म हुए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, हमारा इसके बाद हमारे दो मूवमेंट्स के बारे में हम लोग को देखना है। एक है हमारा खिलाफत मूवमेंट, और दूसरा हमारा कौन सा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो रॉलेट एक्ट है और जो हमारा जलियांवाला बाग मैस्करे है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की बात करें तो वो किस एक्ट से रिलेटेड है? हमारा रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है, तो रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड है। वैसे ही हम लोग बात करें तो जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है? खिलाफत मूवमेंट से। ठीक है, तो इसको हम लोग मंडे को कवर करेंगे, तो खिलाफत मूवमेंट को समझेंगे हम लोग। खिलाफत मूवमेंट था क्या, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट के कारण उस पे बोल सकते हैं उसको गांधी जी ने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इस्तेमाल किया, कैसे हिंदू मुस्लिमों को उन्होंने इकट्ठा किया, और कैसे नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया, इस चीज के बारे में हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। तो आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि स्टोरी में आपको वही भूल रहा हूँ कि बैक स्टोरी मैं जब आपको जब क्लियर करा पाऊंगा जब आप थोड़ा सा घर से पढ़ के आओगे। जो मेन चीजें हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ, पर सारी चीजें एक इसी टाइम पे एक लेक्चर में कवर नहीं होती है। क्लियर हो गया? वो फैक्चुअल चीजें बताने का काम मेरा है, मेरा याद करवाने का काम है, पीछे की स्टोरी पढ़ने का काम आप लोगों का है। क्लियर है? तो ये मंडे को आप लोग पढ़ के आना, तो अपन लोग इधर से कंटिन्यू करेंगे।